गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमए फाइनल ज्योग्राफी एमए फाइनल सब्जेक्ट जो है हमारा पीजी में ज्योग्राफी की क्लासें प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज से हम एमए फाइनल ज्योग्राफी की क्लासें प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले आज इस इंट्रोडक्शन क्लास में एमए के अंतर्गत चलने वाले पेपरों की चर्चाएं करते हैं। एमए फाइनल ज्योग्राफी के 4 पेपर हैं। उन पेपरों में से जो आपका फर्स्ट जो पेपर है वो फर्स्ट पेपर आपका एडवांस इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल। दूसरा जो आपका पेपर है पेपर नंबर 2 एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। कृषि भूगोल। थर्ड जो आपका पेपर है अर्बन ज्योग्राफी नगरीय भूगोल। और फोर्थ आपका जो पेपर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी राजनीतिक भूगोल। राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार ज्योग्राफी फाइनल ईयर के अंतर्गत ये 4 पेपर जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये 4 पेपर हमारे इस कॉलेज के अंतर्गत चलाए जाएंगे। इसके अंतर्गत ऑप्शन बहुत हैं पेपरों के, परंतु हमने इन 4 पेपरों का जो है चयन किया है और इन 4 पेपरों का हम अध्ययन करेंगे। जो हमारा पहला जो पेपर है वो सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी पेपर माना गया है, जो एडवांस इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल है। दूसरा जो पेपर है इस पेपर के अंतर्गत चॉइस है। हमने जो हमारे कॉलेज के अंतर्गत जो स्टूडेंटों के लिए जो चुना हुआ पेपर है वो है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी कृषि भूगोल। थर्ड में भी ऑप्शन है, फोर्थ में भी ऑप्शन है, यूँ करके पेपर 2, 3 और 4 चारों ही पेपरों में ऑप्शनल दे रखे हैं कि आप और अन्य भी जो हैं पेपर चुन सकते हैं। हमने बच्चों के मार्किंग के आधार पर और इन पेपरों को आगे की पढ़ाई से अगर जोड़ते हुए देखते हैं, अगर हम इनको अगर यूजीसी से जोड़ते हैं, अगर हम नेट और स्लेट से जोड़ते हैं, तो इन पेपरों के अंतर्गत से यूजीसी नेट और स्लेट का भी काफ़ी कुछ सिलेबस जो है कवर होता है। इसलिए हमने जो हमारा सेकंड पेपर जो चूज किया है वो है हमारा कृषि भूगोल एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। और जो थर्ड पेपर है वो हमारा नगरीय भूगोल अर्बन ज्योग्राफी। और जो फोर्थ पेपर है हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी राजनीतिक भूगोल। ये 4 पेपर हमारे इस फाइनल ईयर के अंतर्गत रखे गए हैं। इन चारों पेपरों के अंतर्गत से जो बुकें हैं, ये चारों पेपरों की जो बुक हैं जिनको हम किन राइटरों की बुकों के आधार पर अध्ययन करेंगे उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं। तो आप सभी इस बात से परिचित हैं कि एडवांस इंडियन ज्योग्राफी जो आपने यूजी स्तर पे भी जो भारत का भूगोल पढ़ा था, उस यूजी स्तर से अगर हम देखते हैं और पीजी स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो यूजी स्तर पर हमने बीसी जाट साहब की इंडियन ज्योग्राफी की बुक पढ़ी है। तो बीसी जाट साहब की जो इंडियन ज्योग्राफी जो हमने यूजी के स्तर पर पढ़ी है उसको भी आप रेफरेंस बुक के रूप में, संदर्भ पुस्तक के रूप में जो है यहाँ अध्ययन के रूप में काम में ले सकते हैं।
यहाँ थोड़ा सा डीपली हमें इंडियन ज्योग्राफी के अध्ययन के लिए अच्छी बुक चाहिए तो डॉक्टर RS तिवारी, रमेश चंद्र तिवारी की जो बुक है वो सबसे अच्छी बुक है, आप इसको अध्ययन के रूप में ले सकते हैं। साथ ही साथ सुरेश बंसल, डॉक्टर सुरेश बंसल की जो इंडियन ज्योग्राफी की बुक है वो भी अच्छी है। इसके अलावा डॉक्टर माजिद हुसैन, उसके द्वारा लिखा गया भी इंडियन ज्योग्राफी का जो बुक है वो भी अच्छा माना जाता है। तो ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आपको किस पुस्तक से अध्ययन करना है। हमें यहाँ BC जाट साहब, RC तिवारी, सुरेश बंसल, माजिद हुसैन सभी किताबों से अपने जो टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिकों को कलेक्ट करते हुए इन रेफरेंस बुकों का सहारा लेना है। अच्छी बुकें हैं, अच्छे राइटरों की बुकें हैं। RC तिवारी साहब की बुक है, सुरेश बंसल साहब की बुक है, माजिद हुसैन साहब की बुक है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए बेस्ट बुकें मानी जाती हैं। ये पहले पेपर की बात हुई। अब हम सेकंड पेपर की बात करते हैं और सेकंड पेपर के अंतर्गत जो हमारी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी रखी है, इस एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंतर्गत जो सबसे अच्छा राइटर जो माना जाता है वो डॉक्टर माजिद हुसैन माने जाते हैं। तो हम डॉक्टर माजिद हुसैन की एग्रीकल्चर की जो बुक है हमारी उसका अध्ययन करेंगे। डॉक्टर माजिद हुसैन के साथ शर्मा एंड व्यास की भी बुक आती है, मेरठ पब्लिकेशन की, शर्मा एंड व्यास एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। आप उसे भी रेफरेंस के रूप में टॉपिक को कंसल्ट करने के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड पेपर जो माना गया है वो हमारा नगरीय भूगोल अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी की जो बुक है इसके अंतर्गत और भी बुक हैं एग्रीकल्चर के अंतर्गत, अलका गौतम भी ले सकते हैं, शर्मा एंड व्यास भी ले सकते हैं। अगर हम अर्बन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो अर्बन ज्योग्राफी के अंतर्गत डॉक्टर सुरेश बंसल डॉक्टर सुरेश बंसल का नगरीय भूगोल अच्छा माना गया है, अच्छी बुक है जिसके अंतर्गत से आपके टॉपिक क्लियर हो सकते हैं। इसके बाद में पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बुक अगर हम बात करते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बुकों के अंतर्गत हरिमोहन सक्सेना साहब की बुक है। सक्सेना साहब के साथ R.D. दीक्षित, सक्सेना और चौधरी। R.D. दीक्षित साहब की बुक, HM सक्सेना, R.D. दीक्षित साहब की बुक, हरिमोहन सक्सेना की बुक और चौहान साहब की बुक, चौहान पब्लिकेशन के नाम से आती है, जो हमारे राजनीतिक भूगोल के पेपर को कवर करती है। तो ये जो चारों पेपर हैं उन चारों पेपरों के लिए हमें हमारी जो रेफरेंस बुकें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इन बुकों से हम जो है इनके टॉपिकों को क्लियर कर सकते हैं। एडवांस इंडियन ज्योग्राफी जो कॉमन पेपर है हमारे भूगोल के स्टूडेंट, फाइनल ईयर के स्टूडेंटों के लिए, जिसमें हमारी RC तिवारी की बुक, सुरेश बंसल साहब की बुक, इसके साथ साथ आप UG के BC जाट साहब की बुक का रेफरेंस ले सकते हो, माजिद हुसैन साहब की बुक का रेफरेंस ले सकते हो। साथ ही साथ फिर जो है खुल्लर साहब की बुक का भी रेफरेंस ले सकते हैं। या फिर हम अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम हमारे ओझा साहब की जो बुक आती है इंडियन ज्योग्राफी की, उसका भी सहारा ले सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SS ओझा। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंतर्गत माजिद हुसैन साहब, अलका गौतम साहब, शर्मा एंड व्यास। अर्बन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बात करते हैं तो सुरेश बंसल साहब की किताब को ले सकते हैं, रतन जोशी की किताब ले सकते हैं, रतन जोशी, सुरेश बंसल, ये जो हैं अर्बन ज्योग्राफी के अच्छे राइटर हैं, इन्होंने अर्बन नगरीय भूगोल को लिखा है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत R.D. दीक्षित के अलावा सक्सेना के बाद में चौधरी। ये जो बुक हैं इन राइटरों के द्वारा लिखी हुई ये बुक रेफरेंस बुक हैं, संदर्भ पुस्तकें हैं। इन संदर्भ पुस्तकों के आधार पर आप इन चारों पेपरों का अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार दिए गए जो हमारे टॉपिक हैं उन टॉपिकों को हमें अच्छी तरह से तैयार करना है और हमारे इन रेफरेंस बुकों का सहारा लेते हुए हम इन चारों पेपरों को तैयार करते हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इन यूनिट को तैयार करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको इन पेपरों का चयन करते हुए आपका अध्ययन करना होगा। इन 4 पेपर में से हमारे सामने जो अभी इस कोविड बीमारी के कारण जो हमारी क्लासें नहीं लग पा रही हैं और आज हमें इस बातों को आपके समक्ष एक वीडियो के माध्यम से पेश कर रहे हैं, उनमें हमारा जो चौथा पेपर है राजनीतिक भूगोल, इस राजनीतिक भूगोल के पेपर को हम प्रारंभ करेंगे। राजनीतिक भूगोल के पेपर इंडियन ज्योग्राफी बीए के अंतर्गत स्टूडेंट कवर करके आता है। फिर उसके बाद में ये 3 नए पेपर रखते हैं, एक है आपका एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद में नगरीय, फिर उसके बाद में पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम चौथा पेपर ले रहे हैं और चौथा पेपर का प्रारंभ करेंगे राजनीतिक भूगोल का। तो देखिए चौथा पेपर है हमारा। अब इस चौथे पेपर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस पेपर के बारे में, इस पेपर के संदर्भ के बारे में कि किस तरह से राजनीतिक भूगोल का विकास डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए हमारा जो पेपर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पॉलिटिकल ज्योग्राफी के पेपर की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने ये आता है कि राजनीतिक भूगोल, अगर हम राजनीतिक भूगोल की अगर हम बात करते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं, तो राजनीतिक भूगोल की प्रवृत्ति क्या रही होगी, राजनीतिक भूगोल के क्या उद्देश्य रहे होंगे, राजनीतिक भूगोल का विकास किस तरह से हुआ होगा, राजनीतिक भूगोल का सोर्स क्या रहा होगा, डेवलपमेंट सोर्स क्या रहा होगा, इसकी प्रवृत्ति क्या रही होगी, इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, इसकी परिभाषाएं क्या रही होंगी, इसके क्षेत्र क्या रहे होंगे, इस राजनीतिक भूगोल का अन्य सामाजिक जो विज्ञान हैं उनके साथ किस तरह का संबंध रहा होगा। तो राजनीतिक अगर भूगोल की बात करें तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि जब हम भूगोल का इंट्रोडक्शन देखते हैं और भूगोल का परिचय जब जानते हैं तो भूगोल का हमने परिचय से इतना तो समझ लिया कि पृथ्वी के तल का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत आता है, अर्थात अर्थ की स्टडी जो है भूगोल के अंतर्गत समायोजित की है। तो पृथ्वी तल के अध्ययन में हमने जब भूगोल का जब क्लासिफिकेशन किया था और क्लासिफिकेशन के दौरान हमने ये देखा कि भूगोल जो थी, भूगोल जिसको हमने 2 प्रमुख ब्रांचों के अंतर्गत बांट दिया था। पहला जो बांटा था वो भौतिक भूगोल और दूसरा जो बांटा था वो बांटा था मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी से जुड़े हुए भौगोलिक कारकों का अध्ययन हमने किया और मानव भूगोल के अंतर्गत मानव की क्रिया विधियों का अध्ययन हमने इसके अंतर्गत किया। तो राजनीतिक भूगोल का जो जन्म हुआ वो मानव भूगोल के द्वारा हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल की शाखा के रूप में ये राजनीतिक भूगोल उत्पन्न हुई, कि मानव भूगोल से इस राजनैतिक भूगोल का विकास हुआ, अर्थात ये इसकी एक शाखा के रूप में उत्पन्न हुई, एक शाखा के रूप में उत्पन्न हुई, एक ब्रांच के रूप में उत्पन्न हुई। अर्थात राजनीतिक भूगोल की जन्मदाता अगर हम किसे कहें तो वो आती है हमारी मानव भूगोल, अर्थात मानव भूगोल को हम राजनीतिक भूगोल की जन्मदाता कहते हैं। राजनीतिक भूगोल के विकास का अगर हम ऐतिहासिक विकास की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो हम ये देखते हैं
कि प्राचीन काल से जब से मानव का जब हमने डेवलपमेंट हुआ है तभी से ही हमारी इस राजनीतिक भूगोल का विकास हुआ है। अतः राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्राचीन शाखा है, क्योंकि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो मानव से जुड़ी होने के कारण राजनीतिक जो भूगोल जो का निर्माण जो हुआ है उसको अगर हम देखें तो जब भूगोल के विकास में जो बड़े बड़े भूगोलवेत्ताओं ने जो योगदान दिया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमारे भूगोल के विकास के अंतर्गत जो ग्रीक या यूनानी विद्वानों ने जो अपना योगदान दिया, उन्होंने भी इस बात को माना है कि राजनीतिक भूगोल जो है प्राचीन शाखा है या प्राचीन काल से मानव के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम यूनानी दार्शनिकों की अगर बात कर रहे हैं, ग्रीक के दार्शनिकों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ग्रीक के या यूनान के जो दार्शनिक हैं, जिनके अंतर्गत अरिस्टोटल जो दार्शनिक है, अरस्तु जिनको हम कहते हैं, अरस्तु की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी पॉलिटिकल्स। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल जो उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र के संदर्भ में लिखी थी। तो हम इन बातों से, इन भूगोलवेत्ताओं के ग्रंथों से इस बात का तो परिचित लगा सकते हैं कि भूगोल, राजनीतिक भूगोल जो है एक प्राचीन शाखा है, अर्थात यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने भी इस राजनीतिक भूगोल का विकास किया था, जिसके अंतर्गत जो हमारे यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे अरस्तु, उन अरस्तुओं के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक पॉलिटिकल थी, उस पॉलिटिक्स पुस्तक के अंतर्गत इस राजनीतिक भूगोल की चर्चाएं हुई हैं। जब हम यूनानी दार्शनिकों के बाद में जब रोमन दार्शनिकों की बात करते हैं, अगर हम रोम के विद्वानों की बात करते हैं, तो रोम के विद्वानों ने भी इस राजनीतिक भूगोल के विकास पर जोर दिया। इसके बाद में जब हम 17वीं शताब्दी के अंतर्गत जब हम बात करते हैं, तो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत राजनीतिक भूगोल का विकास, ऐतिहासिक विकास जो है पनपने लगा, देखने को मिलने लगा। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रैटजेल महोदय ने 18वीं शताब्दी के अंतर्गत 18वीं शताब्दी में जर्मन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रैटजेल ने इस राजनीतिक भूगोल की नींव डाली। अठारहवीं शताब्दी के अंतर्गत जर्मन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रैटजेल महोदय ने इस राजनीतिक भूगोल का विकास, डेवलपमेंट को लोगों के सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने जियोपॉलिटिक्स के रूप में इस राजनीतिक भूगोल का विकास किया था। और जियोपॉलिटिक्स अगर शब्द की अगर हम बात करते हैं तो जियोपॉलिटिक्स शब्द सबसे पहले केजेलेन महोदय के द्वारा दिया गया था, क्योंकि रैटजेल महोदय इस राजनीतिक भूगोल का विकास करने वाले जन्मदाता माने जाते हैं। तो रैटजेल महोदय ने राज्य को एक जीव की जैविक संज्ञा दी थी, जीव के रूप में राज्य को जाना था। इस रैटजेल ने राज्य को जैविक अर्थात एक जीव की संज्ञा दी थी कि जिस प्रकार से एक जीव रहने के लिए जगह चाहता है, उसी प्रकार से एक राज्य जो होता है उसके लिए भी स्थान आवश्यक होता है। रैटजेल महोदय के द्वारा रैटजेल महोदय इस राजनीतिक भूगोल के जनक हैं। उन राजनीतिक भूगोल के जनक ने इस राजनीति के अंतर्गत इस राज्य को एक जीव की संज्ञा प्रदान की है, एक जैविक संज्ञा प्रदान की है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से एक जीव को रहने के लिए स्थान विशेष की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से राज्य के विकास के लिए भी क्षेत्र होना जरूरी है, स्थान होना जरूरी है। अर्थात राज्य का विकास एक निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही किया जाता है। रैटजेल महोदय के बाद में
जर्मनी के अलावा अन्य विद्वानों ने 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो हमारे कार्ल हाफशोर्स जो महोदय थे, उन महोदयों के द्वारा और कार्ल हाफ महोदय के द्वारा भी इस राजनीतिक भूगोल के विकास को आगे बढ़ाया गया। 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के अंतर्गत इसके विकास के डेवलपमेंट को बताया गया और वर्तमान में जो राजनीतिक भूगोलवेत्ताओं में हॉटसन के साथ साथ आपके स्टीफन जॉन्स के साथ साथ जीन गॉटमैन के साथ पोलैंड के साथ मूडी, जो प्रेस्कोट, मूडी आदि जो भूगोलवेत्ता हैं, वर्तमान में जो राजनीतिक भूगोल के विकास में जिन्होंने अपना योगदान प्रस्तुत किया। यानी कि वर्तमान संदर्भ में प्राचीन काल से अगर हम बात करें तो प्राचीन काल से अगर हम इसके विकास को देखते हैं तो ऐतिहासिक डेवलपमेंट राजनीतिक भूगोल का यह कहता है कि राजनीतिक भूगोल चाहे वो हमारा यूनानी काल हो, चाहे वो हमारा रोमन काल हो, या हमारे जर्मन काल हो, या हमारी 17वीं शताब्दी के बाद में 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, इन सभी शताब्दियों के अंतर्गत अलग अलग विद्वानों के द्वारा इस राजनीतिक भूगोल के निर्माण में, इस राजनीतिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन राजनीतिक भूगोल के विकास में जो प्रमुख जो योगदान देने वाले भूगोलवेत्ता हैं, उन भूगोलवेत्ताओं में जो प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं, जिसके अंतर्गत अगर प्राचीन काल से चलते हैं तो अरस्तु के बाद में अगर हम बात करते हैं तो रेडजल महोदय का, कांट के बाद में रेडजल महोदय का, रेडजल के बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो केजेलन महोदय हैं, केजेलन महोदय का एक प्रसिद्ध योगदान रहा है। वर्तमान में अगर हम राजनीतिक भूगोल की बात करते हैं तो हॉटसन महोदय ने स्टीफन जॉन्स महोदय के द्वारा, प्रेस्कॉट महोदय के द्वारा, जीन गॉटमैन महोदय के द्वारा, साथ ही साथ पोलैंड महोदय के द्वारा, साथ ही साथ मूडी महोदय के द्वारा जो राजनीतिक भूगोल के विकास में अपना योगदान जो दिया है वो सराहनीय योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने राजनीतिक भूगोल के विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। ये जो भूगोलवेत्ता हैं, इन भूगोलवेत्ताओं ने इस राजनीतिक भूगोल की नींव रखने का कार्य किया है। राजनीतिक भूगोल, जब हम राजनीतिक भूगोल की बात करते हैं तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो इसके संबंधित क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि अरस्तु जो था, उस अरस्तु ने ये कहा था कि अरस्तु की जो पुस्तक जो पॉलिटिक्स थी, उस पुस्तक पॉलिटिक्स में ये कहा था कि जिस तरह से राजनीति के अंतर्गत जो विकास करते हैं लोग, तो उन्होंने इस बात से अच्छी तरह बताया कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो निवासी हैं, जिसके अंतर्गत यूरोप कंट्रीज के जो निवासी हैं, वो ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जो निवासी हैं, उनके अंतर्गत जो होती है बुद्धि की कमी होती है। अर्थात वो जो है माइंड जो उनका होता है वो बुद्धि का विकास कम होता है, लेकिन वो फुर्तीले होते हैं। लेकिन जो गर्म प्रदेश के जो देश हैं, एशियाई जो प्रदेश के देश हैं, वो जो होते हैं उनके अंतर्गत बुद्धि का तीव्र ज़्यादा विकास होता है। परिणाम स्वरूप राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनका क्षेत्रों पर अगर शासन करने की बात की जाए, अधिकार करने की बात की जाए, तो एशिया के जो लोग हैं उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। कुल मिला के बात यह रही कि अगर राजनीतिक भूगोल के विकास की अगर हम विकास पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो राजनीतिक भूगोल, इस भूगोल के अंतर्गत जब द्विविभाजन की घटनाएं वार्नियस महोदय के द्वारा की तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल अर्थात सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल का जब इसमें निर्माण हुआ तो मानव भूगोल के अंतर्गत जो प्रमुख शाखा जो निकल के आई, जिसके अंतर्गत राजनीतिक भूगोल को रखा। राजनीतिक भूगोल जो राज्य से जुड़ी हुई सीमाओं के अंकन अर्थात उस राज्य के सीमाओं के अंकन, साथ ही साथ उस राज्य की जनसंख्या, साथ ही साथ उस राज्य के प्राकृतिक संसाधन, साथ ही साथ उस राज्य के
अंतर संबंध, साथ ही साथ उस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय समझौते, साथ ही साथ उस राज्य के निर्वाचन प्रणालियों आदि समस्त जो कार्य हैं उन कार्यों को जो है राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत समायोजित किया गया है। तो राजनीतिक भूगोल का अगर हम क्षेत्र देखते हैं तो राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत है, व्यापक है। इस राजनीतिक भूगोल के इस बड़े और विस्तृत और व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम चर्चाएं करेंगे तो हम ये देखेंगे कि राजनीतिक भूगोल का जो क्षेत्र है उस राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में राज्य की सीमाएं आती हैं, राज्य की सीमाओं के साथ साथ राज्य की जनसंख्या आती है। राज्य की जनसंख्या के अलावा राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। राज्य के निर्वाचन प्रणालियों का जो है समावेश इस राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते किए जाते हैं उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का भी संबंध इस राजनीतिक भूगोल से रखा गया है। परिणाम स्वरूप राजनीतिक भूगोल का जो क्षेत्र है वो बड़ा ही व्यापक क्षेत्र माना जाता है। एक लार्जेस्ट एरिया है जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी को कवर किए हुए है। इस लार्जेस्ट एरिया के अंतर्गत वो चाहे हमारा पॉपुलेशन से जुड़ा हो या हमारे नेचुरल रिसोर्स से जुड़ा हो या फिर जो है हमारे जाति धर्म संप्रदाय से जुड़ा हो या फिर हमारे जो हमारी बाउंड्रियां हैं, स्टेट की जो बाउंड्रियां हैं उससे जुड़ा हो या हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी हैं, इंटरनेशनल पॉलिसियों से साथ जुड़ा हो या हमारे इंटरनेशनल जो संधियां हैं उनसे जुड़ा हो। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूगोल का एक व्यापक क्षेत्र जो है हमारे सामने आया है। तो इस तरह से राजनीतिक भूगोल का ऐतिहासिक विकास जो है वो हमारे प्राचीन काल से वर्तमान काल तक हुआ है और इन प्राचीन काल के भूगोलवेत्ताओं के द्वारा इसके अंतर्गत जो है समय समय अवधि पर योगदान दिया गया है और वर्तमान के अंतर्गत इसके अंतर्गत एक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र को लेकर राजनीतिक भूगोल का अलग से विकास किया गया। तो ये तो इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात रही कि किस तरह से राजनीतिक भूगोल का विकास हुआ था और राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान किस किस भूगोलवेत्ता ने दिया, ये हमने इसके सामान्य सी बातें की। अगर इसके व्यापक क्षेत्र को देखेंगे, अभी इसके राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र कैसे रहे हैं, इसकी प्रकृति क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, राजनीतिक भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ किस तरह का रिलेशन है, या राजनीतिक भूगोल के जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से ऐसी बातें हैं, कौन कौन से प्रमुख ऐसे कैरेक्टर हैं। अगर हम किसी भी राज्य का अगर विकास देखते हैं तो राज्य के विकास के अंतर्गत राज्य का क्षेत्र आता है, राज्य की जनसंख्या आती है और राज्य की सीमाएं आती हैं। राज्य का क्षेत्र, जनसंख्या और सीमाएं, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये हमारे ये डेवलपमेंट जो हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो इसका जाना है, उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से ये बातें साफ हो गई हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत जो हमारे राजनीतिक भूगोल जो ब्रांच का निर्माण हुआ, शाखा का जो निर्माण हुआ, वो हमारे किस तरह से प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो है चला आ रहा है और उसका किस तरह से अलग अलग समय अवधियों में अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अपना उसके अंतर्गत योगदान प्रस्तुत किया है। अगर हम इसके प्रकृति की बात करें या फिर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो हम इसके क्षेत्र को देखते हैं तो इसके क्षेत्र के अंतर्गत हमें एक व्यापकता नज़र आती है। वो मैंने अभी आपके सामने रखे कि राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र जो है बड़ा ही विस्तृत और बड़ा ही व्यापक क्षेत्र है। तो यूँ आज हमने इसके इंट्रोडक्शन जो क्लास है एमए के फाइनल ईयर के स्टूडेंटों के लिए जो हमने आज से प्रारंभ किया है यूट्यूब के माध्यम से, जो आज हमारा जो वीडियो बना है, तो मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन के रूप में एमए फाइनल ईयर के अंतर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके 4 पेपर हैं उन 4 पेपरों को आपके पहला जो पेपर बताया था एडवांस इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा पेपर जो आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और तीसरा पेपर आपका अर्बन ज्योग्राफी और चौथा पेपर आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इन चौथे पेपर की आज हमने शुरुआत की है और इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत सबसे पहले हमने यही जाना है कि इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी अर्थात राजनीतिक भूगोल का ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ होगा। इस राजनीतिक भूगोल का हमने ऐतिहासिक विकास जाना है इस वीडियो के अंतर्गत।
इसके बाद में हम राजनीतिक भूगोल की शाखाएं देखेंगे, राजनीतिक भूगोल की प्रकृति को जानेंगे, राजनीतिक भूगोल की किन किन भूगोलवेत्ताओं ने परिभाषित किया है उन्हें समझेंगे, राजनीतिक भूगोल के क्षेत्रों को जानेंगे, साथ ही साथ इसका अन्य विज्ञानों के साथ, अन्य भूगोल के साथ किस तरह का संबंध है उसे समझेंगे। तो ये इसका एक परिचित वीडियो था, इंट्रोडक्शन जो था आपका। इस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमने आज आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में जो है इंट्रोडक्शन दिया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सैनी पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है जुड़ें और एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट अपने पेपरों के बारे में एनालिसिस करें। मैंने आपको पेपरों के बारे में, साथ ही साथ उनके रेफरेंस बुक्स के बारे में आपको बताया है। और हमने आज यहाँ पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो प्रारंभ की है, इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत सबसे पहले आज हमने उसका केवल मात्र एक छोटा सा बिंदु लिया है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसे आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हैं इस यूट्यूब के माध्यम से जुड़ें। धन्यवाद।